हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट 10th में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के एग्ज़ामों में बैठना चाहते हैं 2027 में, तो इस क्लास को बिल्कुल बिल्कुल भी कहीं से भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है? और आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं सेट 2, जो कि सेट कल हम लोगों ने सुबह में देखा था, ठीक है ना? और आज बारी है सेट 2 की, ठीक है ना? तो गणित हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि इस तरह से आप लोग एक ऑब्जेक्टिव में आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं। और ये जो है हमारा सेट 2 है। हमेशा मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये सेट 2 है और सेट 1 हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, ठीक है ना? तो आप लोग जो है जितने भी नए-नए स्टूडेंट हैं, तो वो जाकर पिछले क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और आप भी चाहते हैं कि आपको भी तैयारी अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर जाकर एक्सेलरेट 10th चैनल पर जाकर जो है आप लोग हमारे सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? सारे क्लास को एक-एक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और हमने अभी गणित और सोशल साइंस का एग्जाम जो सॉरी टेस्ट जो है क्लास डेली सुबह शाम चल रहा है, ठीक है ना? सुबह में मैथ और शाम में सोशल साइंस। तो आप लोग जो है जाकर मतलब देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को साइंस और सोशल साइंस दोनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? और साइंस हम लोगों ने जो कि 9 सेट तक मतलब जितने भी नए बच्चे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे कि मतलब जो है कि डेली हम लोगों का जो है सेट 1 सेट 2 से चल रहा है। और साइंस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, और अभी जो चल रहा है सुबह में मैथ और शाम में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है ना? तो चलते हम लोग अपना बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और तब तक हमारे इस चैनल को जितने भी नए लोग मतलब विद्यार्थी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण के विविक्तर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर मूल बराबर हो तो विविक्तर जो होता है, द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान जो होता है 0 होता है। कितना होता है? मूल बराबर होने पर क्या होता है? 0 होता है। और और मूल मूल जो होता है 0 से अगर क्या हो, 0 से अगर बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। क्या होता है? मूल वास्तविक एवं असमान होता है। और डी का मान अगर 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 0 से छोटा हो, क्या हो, यानी कि 0 से छोटा हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि मूल जो है अवास्तविक होता है। ये तीनों बात आप लोग जो है नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है। डी का मान 0 से बड़ा हो तो हम लोग मूल वास्तविक एवं असमान होता है। और डी का मान 0 से भी छोटा हो तो हम लोग कहते हैं मूल अवास्तविक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? मूल बराबर होने पर डी का मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी किसी बिंदु में जो है बिंदु इतना 3, में कोटि का मान होगा। यानी कि इस तरह से आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है 3, अगर हम लोग आप लोगों से एक क्वेश्चन जो पूछने जा रहे हैं, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना? तो बहुत सारे हमारे मतलब जो कि विद्यार्थी लोग जो है हमारे क्लास को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन जो है किसी को मतलब देखिए डाउट नहीं होता है, क्या कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? तो जितने भी बच्चे अगर क्लास कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग जो है जरूर सवाल पूछिएगा, ठीक है? तो आप लोगों को ये बताना है कि 3, -4 जो है किस चतुर्थांश में स्थित हो सकता है, ठीक है ना? किस चतुर्थांश में स्थित हो सकता है। हमने इसका आंसर जो है पिछले क्लासों में बताया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही वहां पर आया था इस प्रकार का कि मतलब जो है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन जो है इस तरह से मान चेंज करके पूछे जाते हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है कोटि का मान पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होता है ना, ये एक्स का मान होता है। ये पहला वाला क्या होता है? एक्स का मान होता है। और इसे हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और ये जो होता है ये वाई का मान होता है, जिसे हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। तो यहाँ कोटि का मान कितना हो गया हमारा? तो -4 हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी 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 घनाभ की लंबाई जो है वो एल है। क्या है? किसी घनाभ की लंबाई एल है और चौड़ाई जो है वो बी है, और तथा ऊंचाई जो है वो एच है का घनाभ। तो घनाभ का आयतन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि घनाभ का जो आयतन है, हम लोग एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना? घनाभ का जो आयतन होता है, याद रखिएगा घनाभ का आयतन
आयतन जो होता है, आयतन आयतन होता है एल बी एच होता है। क्या होता है? आयतन एल बी एच होता है। और क्षेत्रफल हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्या होता है? एच एल होता है। और अगर विकर्ण की बात अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, विकर्ण की बात, तो हमेशा याद रखिएगा कि अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है अंडर रूट में। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग जो है फॉर्मूला को जरूर अच्छे से याद रखिएगा और नोट कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पूछा क्या है? तो आयतन पूछा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि घनाभ का जो आयतन होता है एल बी एच होता है। क्या होता है? एल बी एच होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तीनों क्वेश्चन पढ़े, तीनों का ऑप्शन ए ही सही हुआ। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है और कोण ए जो है वो 40 डिग्री का है। तो उस कोण सी का मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात आप लोग हमेशा याद रखेगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, किस तरह से बन सकता है ट्रायंगल? एक काम करते हैं हम लोग जो है इसको इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक सेकेंड दोस्तों, हम लोग जो है इसको इरेज कर देते हैं इतना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमें बोल रहा है कि कोण जो है कोण बी का जो मान है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। और कोण ए जो है वो 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री। तो हमें कोण सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? तो कोण सी का। थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जग रहा है। ठीक है ना, तो कोण सी का मान पूछा है। तो याद रखिएगा कि 90 और प्लस में क्या हो जाएगा? 40। तो 90 डिग्री और यानी कि 90 डिग्री और 40 डिग्री क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। और 180 में हम लोग 30 माइनस कर देंगे, 130 माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा? 50 डिग्री। तो कोण सी का मान हमारा क्या हो जाएगा? तो 50 डिग्री। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन डी में है। कहाँ है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन हमेशा याद रख लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितनी डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 10 25 डिग्री 10 20 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री बराबर वाट। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आप लोगों को इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, यानी कि बीच में जो है मल्टीप्लाई यानी कि गुना करने पर अगर अगर कोई किसी भी दो को मतलब जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पुट जाए तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 25 और 65 मिलकर क्या हो रहा है? 90। तो इसका मान 1 और गुना देके यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 और 70 का मान भी 1 हो जाएगा। तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा? तो 1 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है ना, हर साल एग्जामों में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अगर याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याएं जो होते हैं, याद रखिएगा कि एक को और स्वयं को छोड़कर यानी कि एक को और खुद को छोड़ के किसी भी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कि एक को और स्वयं को छोड़ के कोई सा भी संख्या जो होता है 1 और स्वयं से विभाजित होता ही है, इसीलिए उन दोनों को छोड़ के और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कहता है कि 10 तो 2 से भी विभाजित होता है, 5 से भी होता है, 21 3 से भी विभाजित होता है, 7 से विभाजित होता है, 30 भी विभाजित होता है। तो क्या 11 किसी भी चीज से विभाजित होता है? स्वयं एक को और स्वयं को छोड़ के किसी से भी विभाजित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी कि कह रहा है कि वृत्त की जो मतलब जो है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप वृत्त का याद रखिएगा कि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों अगर बराबर हो तो मतलब जो पूछ
पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए हम लोग अगर बराबर में यहाँ काट दे तो r और r स्क्वायर से r खत्म, पाई और पाई भी खत्म, तो क्या बच गया 2 बराबर r बच गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि r जो है वृत्त की त्रिज्या होती है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 2 मात्रक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि बिंदु बिंदु ए 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, क्या होगी मूल बिंदु से दूरी होगी क्या होगी। तो याद रखिएगा कि मूल बिंदु जो होता है ये चतुर्थांश होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था ये एक चतुर्थांश होता है। ठीक है, जिसमें जिसमें ये x होता है और ये बताना भूल गया था कि ये x होता है और ये x डेश होता है और ये जो होता है y होता है और ये जो होता है y डेश होता है और यहाँ पर जो होता है 0 होता है, यानी कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदु है कहते हैं। तो इसी में क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है ना, तो 0,0 और इसमें ये बताया था कि ये जो होता है प्रथम पाद होता है जिसमें प्लस प्लस होते हैं, जिसमें ये होता है द्वितीय पाद होता है जो कि मतलब क्या होते हैं माइनस और प्लस होते हैं, और ये माइनस माइनस होता है इसे तृतीय पाद कहते हैं, इसे प्लस और माइनस होता है तो इसे चतुर्थ पाद कहते हैं। ठीक है ना, ये सारे बात भी आप लोग याद जरूर करिएगा। ठीक है ना, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मूल बिंदु से, अभी हम लोगों ने जाना कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, तो इसी 0,0 से 2,3 के बीच की जो है दूरी निकालने का है। तो दूरी निकालने के लिए याद रखिएगा कि सिंपल, अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने का है तो आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है √x² प्लस में y², और x और y किसको मानना है, तो ये दोनों जो हमको आपको जो संख्या दिया गया इसको x और y मानना है। ठीक है ना, तो इसे अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो x² यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी कि √13 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कहाँ पे ऑप्शन बी में ही क्या है हमारा √13, यानी कि डी क्या हो जाएगा, सॉरी सी ना होगा, तो सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM जो है 90 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला, हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुना LCM होता है। क्या होता है HCF और गुना में LCM होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो HCF और LCM यहाँ दिया गया है, तो इसको गुना करने पर क्या होगा, तो याद रखिएगा कि दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो 15 नाम 135, क्या हो जाएगा 135 और उस पर एक जीरो है तो एक जीरो यानी कि 1350 हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर 1350, यानी कि दोनों का जो गुणनफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1350। तो सी राइट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं इस क्लास को देख रहे हैं तो जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। ठीक है, और बेल वाला आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम जब भी आप लोगों को क्लास देंगे तो आप लोग, हम तो लाइव में आते नहीं हैं। ठीक है ना, इसी कारण से जितने भी रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों को दिया जाएगा वो आप लोगों के फोन में जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन जो है प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि यदि 2a बराबर 60 डिग्री है तो साइन a बराबर वाट, यानी कि साइन a बराबर क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ 2a बराबर क्या है हमारा, तो 60 डिग्री है। तो अगर a से हम इसको भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और याद रखिएगा कि a 30 डिग्री का जो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। जो है आप लोग जो है डिग्री चार्ट जो है अध्याय 8 में जो है डिग्री चार्ट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। डिग्री चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामों में आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डिग्री चार्ट देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो तब समीकरण का हल होगा। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है दो समीकरण का, याद रखिएगा कि a1/a2 बराबर नोट b1/b2, यानी कि a1/a2 और बराबर नोट b1/b2। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी, इसकी मतलब जो है कि संगत रेखाएं क्या होती है, तो प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में इसके कितने हल होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि अद्वितीय हल होते हैं। कितने हल होते हैं
अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का बात बोले तो केवल एक हल। कितने हल? केवल एक हल। तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? केवल एक हल। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 12। जो है ना, हम जितने मतलब जो कि आप बातें आप लोगों को बता रहे हैं, सारा बात को आप लोग सुन के जो है याद जरूर रख लीजिएगा, और जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, आप लोग कॉपी में जो है नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं, और कई बार जो है एग्जामों में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और भी मजा आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समान कोनिक कोनिक दो समान कोनिक त्रिभुज त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है, किसने कहा था? तो हमेशा याद रखिएगा, कह रहा है कि दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह बात जो है किसने कहा था? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये बात जो है थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। इसे हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि दो गोले का आयतन जो है, दो गोले का जो आयतन है वो जो है अनुपात में है 125 अनुपात 27 में है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आयतन में दिया गया है, तो इसके अगर हम गोले के अगर हम लोग इसकी जो है मतलब जो है कि निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 आयतन दिया हुआ है, तो उसका यानी कि अंडर रूट में यानी कि 3 या इस तरह से हो जाएगा। यानी कि 125 का बाहर क्या निकल जाएगा? तो 3 है यहाँ पर, तो 5 बाहर निकल जाएगा, इसका 5 बाहर निकल जाएगा, और इसका 3 बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 3 बाहर निकल जाएगा। और इसके क्षेत्रफल का स्क्वायर पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और अनुपात 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 अनुपात 9। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, 25 अनुपात 9। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि अब फिर ये भी पूछते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? या फिर दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर आप लोगों के एग्जाम में भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो उसे आप लोगों को क्या करना है? दोनों का स्क्वायर कर देना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और भुजा का पूछे, तो उसे रूट में लिखकर उसे बाहर निकालिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका तीन भाग में एक भाग निकालेंगे, ठीक है ना, आयतन। और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं? हम वर्ग बाहर निकालते। क्या निकालते? वर्ग, ठीक है ना, वर्गमूल। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। देखिए यहाँ पे आ ही गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात? भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:5 है। तो उसके अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हमने बताया कि अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो दोनों का क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 25, यानी कि 9 अनुपात 25 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगर इस तरह से आप लोगों को क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात और भुजा का अनुपात पूछ ले, भुजाओं का अनुपात पूछ ले, तो याद रखिएगा कि इसको रूट में लिखकर इससे बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे 9 का बाहर क्या निकल जाएगा? 3, और 25 का बाहर क्या निकल जाएगा? 3। तो इस तरह से क्या होता है? हमारा निकलता है। आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा, और हर बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और त्रिभुज चैप्टर से तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा, बिंदु इतना 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 के बीच की दूरी होगी, यानी कि बीच की दूरी याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने मूल बिंदु से दूरी निकालने सीखा था, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे बीच का मतलब एक दूरी निकालना है। तो याद रखिएगा कि उसमें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब जो है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है, याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूरी सूत्र जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, ये क्या होता है तो दूरी सूत्र होता है x2 प्लस, एक बार और मतलब जो सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लिखने राइटिंग अगर समझ में ना आए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और याद रखिएगा कि अभी हम लोगों को x2 x1 y2 y1 क्या है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा क्लास को जूम करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा इसको देख के लिखना भी तो है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है इसे हम लोग कहेंगे x1, इसे कहेंगे हम लोग y1, इसे हम लोग कहेंगे x2 और इसे हम लोग कहेंगे y2। इस फॉर्मूला में अगर हम रखना चाहेंगे तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 क्या होता है x2। देखिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाते हैं, ठीक है ना। तो x2 यहाँ पे क्या है तो x2 यहाँ पे है 2, एक सेकेंड ये क्या हो गया x2 है यहाँ पर हमारा 2 और फिर माइनस में x1 यहाँ पर क्या है तो 4 है। इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है, फिर प्लस देके क्या करना है y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर है 3 और फिर माइनस, फिर वहां पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 2 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है और +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो √20 यानी कि √20 हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर 20 को बाहर निकालना चाहेंगे अंडर रूट से तो 2 से भागा लगाएंगे 10 और फिर 2 से भागा लगाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी कि 2 को मिलने पर 1 बाहर निकलता है। तो यार राइट क्या हो जाएगा 2√5 राइट आंसर। देखते हैं 2√5 कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 2√5 कहीं नहीं, हाँ डी में है। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2√5 क्या आया था हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो आप लोग जो है उस फॉर्मूला को जो है एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से बोल देना चाहेंगे कि दूरी सूत्र जो होता है कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप लोग जो है तो एक बार पीछे जाकर भी जरूर देख लीजिएगा जिसे हम लोग ने लिखा था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि समीकरण इतना इतना का विविक्तर बराबर है, यानी कि विविक्तर क्या होगा, इसका जो विविक्तर होता है क्या होता है। तो याद रखिएगा कि विविक्तर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं डी से। और डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है 4ac माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। और ए बी सी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ए का मान यहाँ का हो जाएगा x² के गुणांक को a का मान कहते हैं और x के गुणांक को हम लोग b का मान कहते हैं और अचर मान को हम लोग c कहते हैं, ठीक है ना। c कहते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पर है 4 और गुना c का मान है 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 4 गुना 4 16 और गुना 1 तो ये भी क्या हो जाएगा 16, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन 0 तो कोई भी ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग भी देखिएगा, ठीक है ना, कहाँ पे गलती किया हमने। b² यानी कि -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा माइनस 4ac। तो a का जो मान है यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। a का मान क्या है हमारे यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो इसका d का मान जो होगा क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन सारा का सारा क्या है रोंग है, ठीक है ना। d का मान हमने सही बनाया है, ठीक है ना। तो d का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो मिस हो गया होगा, ठीक है। चलते हम लोग इस तरह से याद रखिएगा कि ये जो विविक्तर बराबर फॉर्मूला है आप लोग याद रखिएगा। विविक्तर को डी से सूचित करते हैं और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। हम लोग इससे जो है मूलों की प्रवृत्ति भी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं मूलों की प्रवृत्ति भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। हमेशा याद रखिएगा कि मध्य बिंदु निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है, ठीक है ना। x1 प्लस x2, तो x1 याद रखिएगा कि यहीं पे हम लोग मानेंगे x1 y1 x2 और फिर y2, ठीक है ना। तो x1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर तो x1 3 और x2 भी 3 बटे 2 y2 क्या हो जाएगा सॉरी y1 क्या हो जाएगा तो y1 हो जाएगा यहाँ पर 4 और माइनस भी था क्या, अच्छा सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है ना माइनस था, ठीक है। यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा
3/2 कोमा और क्या हो जाएगा y1 क्या है 4 है, अब प्लस में 8 क्या हो जाएगा y2 है, अब बटे में 2, तो दोनों को घटा देंगे तो 0 बटे क्या हो जाएगा 2 और कोमा ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 बटे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, यानी कि 0 कोमा क्या आ जाएगा 6 राइट आंसर कहाँ पे है, तो 0,6 जो है राइट आंसर ऑप्शन डी में है, कहाँ पे है ऑप्शन डी में 0,6, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला को आप लोग नोट करते चलिएगा, जो भी फॉर्मूला जो है हम लोग बता रहे हैं तो आप लोग जो है नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, क्या होते हैं, अगर समान त्रिज्या वाले अगर बोली जाए कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं तो सर्वांग सम होते हैं, क्या होते हैं दो 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 समान त्रिज्या वाले वृत्त याद रखिएगा कि वो क्या होते हैं सर्वांग सम, और हमें क्या पूछा है दो मतलब भिन्न त्रिज्या वाले अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं, क्या होते हैं समरूप, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि सेक ए बराबर 5/3 तो कोट ए बराबर क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करने चलते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अंदर से बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा जूम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्लास को। तो हमारा क्वेश्चन है हमारा कि सेक थीटा बराबर 5 यानी कि 5/3 सॉरी सेक नहीं कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं हम लोग ए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बराबर क्या है 5/3, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में ए लिखा हुआ रहेगा तो आप लोगों को ए लिखना है और थीटा लिखा हुआ रहेगा तो थीटा लिखना है, ठीक है। तो 3 और इसे अगर याद रखिएगा कि इसका जो अनुपात होता है कोसेक थीटा का जो अनुपात होता है वो h/p होता है, क्या होता है h/p। तो यहाँ पर h का मान 5 हो जाएगा और p का मान क्या हो जाएगा 3, और हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, तो निकालना है हम लोगों को h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है सॉरी h और p का तो दिया हुआ b का मान निकालना है, किसका निकालना है b का मान जो है निकालना है, ठीक है। अब जो है हम लोग इस प्रकार से एक जो है मतलब फॉर्मूला लिखेंगे जो कि पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड। जैसे पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर हम लोग b निकालना चाहेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा √h² और माइनस में p² क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे इसमें मान बैठाना चाहेंगे तो h² क्या है हमारा 5 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब 25 में 9 हम लोग घटा देंगे तो क्या बचेगा 16 यानी कि 16, तो घट के मतलब सॉरी इससे बाहर क्या निकलेगा तो 4, यानी कि b का मान जो है हमारा b का जो मान है वो क्या निकल गया तो 4 निकल गया, क्या निकल गया 4 निकल गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो b का मान 4 निकला तो यहाँ कोट a का मान पूछा है, तो कोट बराबर जो होता है कोट a बराबर जो होता है वो b/p होता है। तो b का मान यहाँ क्या निकल गया हमारा तो 4 अब बटे p का मान यहाँ पर 3 यानी कि 4/3। चलिए देखते हैं 4/3 कौन सा ऑप्शन में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 4/3 कहाँ है 4/3 ऑप्शन डी में है, कहाँ है तो ऑप्शन डी में है क्या 4/3। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो है HCF क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा आज मतलब हम लोग जो है सॉरी कल जो है हम लोग मैथ का क्लास कर रहे थे जो कि लेक्चर 1 चैप्टर 1 का लेक्चर 1, तो उसमें आप लोगों को एक पॉइंट लिखा है हम लोगों ने लिखा था। जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 जो है मतलब लेक्चर जो है अध्याय 1 का जो लेक्चर जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को उसी प्लेलिस्ट में मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर जो है जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखाया था कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है या फिर 2 से अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। कितना होता है तो 1 होता है। ये तो बहुत ही मतलब जो है कि सस्ता क्वेश्चन था दोस्तों।
ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा आप लोगों को ये जो क्लास है आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। इस प्रकार का क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को जिस प्रकार का क्लास चाहिए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है बताने का कोशिश करें। जितने भी बच्चे हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए बच्चे जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं जो कि सोच रहे हैं कि आप लोगों के अभी अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, एग्जाम का टाइम आएगा तब पढ़ना है, तो वैसे बच्चे को जो है ये वीडियो उसके जो है फेंक के मुंह में मारना है कि अभी अभी से पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है, ठीक है ना। और अब लास्ट में अगर 3 महीना बचेगा उसमें रात रात भर पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी से ही पढ़ें और अच्छे से अच्छे अंक लाएं, ये हमारा आप लोगों से क्या है, दुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।